Hello everybody, welcome to our class of learning mathematical concept. So in this chapter of set we have completed the various operation of set along with the Venn diagrams, and in our last class we have done some of the questions also based on the operation of sets. Now we will do the laws or the properties of the algebra of set. Algebra of set means operation of set. In this category, the first property is called as the idempotent laws. Now, in this law, for any given set A is any set, then the union of A with itself, यानी कोई भी सेट का यूनियन उसी सेट के साथ वापस वही सेट बनता है. इसी तरह अगर हम इंटरसेक्शन ऑपरेट करें, इंटरसेक्शन ऑफ एनी सेट विद इटसेल्फ विल गिव द सेम सेट ए ओनली. तो ऐसे लॉस को हम आइडमपोटेंट लॉस बोलते हैं. वेन डायग्राम से अपनों साफ पता है, वैसे भी अपनों को सीधे सीधे पता है कि ए कोई सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट हो, तो उसी सेट को अगर हम यूनियन में हमें एलिमेंट को कंबाइन करना पड़ता है. तो अगर दोनों सेट एक जैसे ही हैं और उनके एलिमेंट को कंबाइन करेंगे तो वापस वही सेट ही बनेगा. इसी तरह कॉमन एलिमेंट भी निकालेंगे तो भी वही सेट बनेगा. तो ऐसे प्रॉपर्टीज को हम आइडमपोटेंट प्रॉपर्टी या आइडमपोटेंट लॉ बोलते हैं. सेकेंड प्रॉपर्टी इज आइडेंटिटी लॉज. आइडेंटिटी लॉ के अंदर इफ ए इज एनी सेट देन ए यूनियन ऑफ नल सेट इज ए. यानी कोई भी सेट में हम यूनियन फाइंड करें किसी दूसरे सेट के साथ, और अगर हमें वापस वही सेट चाहिए तो ऐसा करने के लिए नल सेट इज द अप्रोप्रिएट सेट, क्योंकि नल सेट का किसी भी सेट के साथ ऑपरेट करने के यूनियन ऑपरेशन करने के बाद वापस ए ही बनता है. और इसी तरह अगर इसलिए हम इसको नल सेट को हम आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं. तो नल सेट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर यूनियन. सिमिलरली अगर हम इंटरसेक्शन ऑपरेशन लें तो ए का इंटरसेक्शन किसी दूसरे सेट के साथ वापस ए बन जाए, तो ऐसा करने के लिए यूनिवर्सल सेट ले सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्सल सेट सुपर सेट होता है. ऐसे कंडीशन के लिए हमें ए शुड बी द सबसेट ऑफ द सेकंड सेट. तो हमें पता है कि यूनिवर्सल सेट कोई भी सेट हो तो यूनिवर्सल सेट का सबसेट तो होगा ही होगा. तो ए इंटरसेक्शन ऑफ यूनिवर्सल सेट विल अगेन गिव यू ए, एंड देयरफॉर यूनिवर्सल सेट इज कंसीडर्ड एज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द इंटरसेक्शन. तो क्लियर. नाउ नेक्स्ट वन इज द कम्यूटेटिव लॉ. कम्यूटेटिव लॉ, इफ ए एंड बी आर द टू गिवन सेट देन ए यूनियन बी इज सेम एज बी यूनियन ए. इसका मतलब अगर ए और बी का यूनियन निकालें, यूनियन मतलब एलिमेंट को कंबाइन करना है, तो वो जो नया सेट बनेगा दैट विल बी सेम एज द बी यूनियन ए. क्योंकि ए और बी के एलिमेंट को कंबाइन करो या बी और ए के एलिमेंट को कंबाइन करो, रिजल्ट तो सेम ही आएगा. वेन डायग्राम से भी आप देख सकते हैं ए यूनियन बी का शेडिंग पोर्शन और बी यूनियन ए का शेडिंग पोर्शन सेम ही रहेगा. तो हम कह सकते हैं यूनियन ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव. कम्यूटेटिव मतलब ऑर्डर चेंज करने पर भी यूनियन ऑपरेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है. सिमिलरली फॉर इंटरसेक्शन ऑल्सो, ए इंटरसेक्शन बी इज सेम एज बी इंटरसेक्शन ए. यानी ए और बी का कॉमन एलिमेंट निकालो या बी और ए का कॉमन एलिमेंट निकालो, बात एक ही है. तो यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑपरेशन आर कम्यूटेटिव. अब एसोसिएटिव लॉ के अंदर, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर हम तीन सेट काम में लेंगे. जैसे कम्यूटेटिव में हम दो सेट काम में ले रहे थे, इसी तरह एसोसिएटिव हम तीन सेट काम में लेंगे. तो इफ ए बी एंड सी आर एनी थ्री सेट्स देन ए यूनियन बी यूनियन सी. यानी हम पहले दो सेट का यूनियन फाइंड करें और फिर उस रिजल्टिंग सेट का यूनियन थर्ड सेट के साथ फाइंड करें. दैट विल बी सेम एज द यूनियन ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड पहले कर ले और फिर उसका यूनियन ए के साथ करें. यानी हम तीन सेट में जब दो दो करके यूनिट निकालना है तो किसी भी ऑर्डर में हम यूनियन निकाल सकते हैं, रिजल्ट विल बी सेम. तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं. इसी तरह इंटरसेक्शन में भी होगा. ए इंटरसेक्शन बी पहले निकाल करके फिर सी के साथ इंटरसेक्शन लें, या फिर बी और बी सी का पहले इंटरसेक्शन ले करके और फिर ए के साथ इंटरसेक्शन लें, तो कॉमन एलिमेंट सेम ही आएंगे. तो ऐसे प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. सो वी कैन से दैट यूनियन एंड इंटरसेक्शन आर एसोसिएटिव. बस क्लियर है. नाउ द नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब ही होता है कोई चीज़ हम डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं. तो इसके अंदर दो प्रॉपर्टी काम में आएगी. एक तो यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन. मतलब
कि अगर A यूनियन ऑफ B इंटरसेक्शन C है, तो ये यूनियन, तो हम जब इसको ओपन करेंगे तो A यूनियन B, ये A B के साथ यूनियन हो जाएगा, फिर ये इंटरसेक्शन बीच में आ जाएगा, एंड देन A यूनियन C आ जाएगा। तो हमने क्या देखा कि यूनियन जो था वो इंटरसेक्शन वाले ऑपरेशन में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो इसीलिए इसको बोलते हैं यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन। आपने देखा होगा ऐसे आपने जब करते हैं जैसे मल्टीप्लिकेशन A इंटू बी प्लस सी होता है जैसे, तो इंटू दोनों में हो जाता है, तो A इंटू बी हो जाता है, फिर प्लस बीच में आ जाता है, और A इंटू सी हो जाता है, राइट। तो इसी तरह ये भी है, तो यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन। और दूसरा जो है वो इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन, यानी अगर इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालना है, तो जैसे पिछली बार में यूनियन डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, इस बार इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। अब इस जो ऑपरेशन है, अगर आप दोनों बराबर है तो आप वेन डायग्राम से आप क्लियरली आप बना करके लेफ्ट हैंड साइड का ऑपरेशन और राइट हैंड साइड का ऑपरेशन करोगे तो शेडिंग पोर्शन कॉमन आए। ओके, नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज बाय द वेन डायग्राम्स। The first law was कि union is distributive over intersection, तो it was A union of B intersection C is same as A union B intersection A union C. So I have made a Venn diagram where A, B, C are the three sets. The circles is denoted by the three circles. Now here in the left hand side part, so B intersection C means the common portion of B and C. So you can see that common portion of B and C is shown by this shading. This you can see orange shading. This shading is shown as the intersection of B and C. And then A I have shown by the plus sign here with green pen, right? You can see that. Now we have to find the union of these. Union means we have to combine these portions. So when we combine these portions, so we can see that I have drawn a red line, the red boundary, so which within this red boundary the elements belongs to A union B intersection C. I have indicated also that this orange line is showing B intersection C, while the green plus sign is shown by A. Then the common portion is this one within the red boundary. This is the operation of left hand side. Similarly, when we observe the right hand side part, so right hand side part is A union B. So A union B I have shown by the black lines like this. A union B, A union B पूरा, फिर orange line, and then we have to find the common portion. Intersection of these two operations means the common portion. So what can you see the common portion? Common portion means all both the shading region lies. So you can see that the shading region within this red boundary is the common portion. So you can see that the shading region within the red boundary for the left hand side and right hand side part are same. So therefore these two operations are equivalent, and therefore it is well explained, or it is verified that कि A union of B intersection C is same as A union B intersection A union C. Similarly, if we want to verify it by the Venn diagram, the second law, the intersection is distributive over union, so we can draw the Venn diagram here as shown. A, B, C are the three sets shown by the circles, and for the left hand side operation B union C is performed first. So B union C means shown by the this brown line, B union C, and then A by plus sign. Intersection means the common portion of these two. The common portion of these two I have shown here by this within the red boundary, and I have also shaded by the yellow color. So this is the common portion. Similarly, for the right hand side part, A intersection B means the common portion of A and B. The common portion of A and B is this one, ठीक है, and A intersection C, a common portion is this one. Union means combination of these two common portions. The combination of these two common portion will be this one. So here I have shown by the indicators that this line is showing B union C, plus sign is shown by A, then the common region is A intersection B union C. Similarly, for the right hand side, the green line is A intersection B, the blue cross line is A intersection C,
and the common portion of these two is shown by this figure. So you can see that the common portion for the left hand side operation and the right hand side operation are same. So therefore left hand side operation is equivalent to right hand side operation. So we can say that this law is also verified. So this is how we can verify each law. This one was little bit difficult, so I have shown it by the Venn diagram. Now the next property is known by the name laws of complement. So here we are going to study two laws of complement, important laws. The first one is the De Morgan's law. The De Morgan's law consists of two properties. One is A union B whole complement is equal to A complement intersection B complement. And the second one is A intersection B whole complement is A complement यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. तो कॉम्प्लीमेंट होगा सारे चीज अपोजिट, तो ए का कॉम्प्लीमेंट ए हो जाएगा, यूनियन का अपोजिट ऑपरेशन इंटरसेक्शन हो जाएगा और बी का बी डैश हो जाएगा. इसी तरह इसमें भी ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन का अपोजिट यूनियन हो जाएगा और बी कॉम्प्लीमेंट ऐसा हो जाएगा. Now this can be proved by the Venn diagram as we have proved for the distributive law, or the general proof can also be given. अब general proof कैसे किया जाता है वो भी सीख लेते हैं, क्योंकि दिस काइंड ऑफ लॉस कम्स फॉर प्रूविंग ऑल्सो. तो जनरल प्रूफ, तो प्रूफ हम तो सपोज पहले वाले का प्रूफ करके देखते हैं. तो प्रूफ ऑफ ए पार्ट, तो इसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड वाला ऑपरेशन क्या है. तो ऐसे दो सेट ऑपरेशनों को हमें प्रूव करना है, तो हम क्या प्रूव करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड ऑपरेशन इज द सबसेट ऑफ राइट हैंड साइड एंड द राइट हैंड साइड ऑपरेशन इज द सबसेट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड. तो कैसे करेंगे, हम करेंगे लेट एक्स इज एनी एलिमेंट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट. अब अगर x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट में है तो इसका मतलब ये हुआ कि x डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, क्योंकि ये इसके कॉम्प्लीमेंट में है ये एलिमेंट, तो इसमें तो नहीं है. अब हमने जब यूनियन ऑपरेशन पढ़ा था कि x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का क्या मतलब होता है कि या तो ए का एलिमेंट है या वो बी का एलिमेंट है. और अगर x डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी भी मैंने बताया था उस वक्त कि अगर ए यूनियन बी में बिलोंग नहीं करता है तो इसका मतलब ये x ना तो ए में बिलोंग करता है ना ही बी में बिलोंग करता है. मतलब कि x डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू बी. या प्रॉपर्टी वापस जब जो प्रॉपर्टी कराई थी वो वाला लेक्चर एक बार वापस ऑब्जर्व करना, तो मैंने ये चीज़ ऑलरेडी एक्सप्लेन करी हुई है वहाँ पर वेन डायग्राम बना करके. तो इस ऑपरेशन का अगर x a में नहीं है तो फिर कहाँ पे है, इसका मतलब वो a कॉम्प्लीमेंट में है. x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट एंड x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट, यानी फिर वो a कॉम्प्लीमेंट और b कॉम्प्लीमेंट में. तो ये x एलिमेंट कैसा है जो a कॉम्प्लीमेंट में भी है b कॉम्प्लीमेंट में भी है. इसका मतलब x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट एंड का मतलब इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, यानी x एलिमेंट इनके कॉमन पोर्शन में है, क्योंकि वो a में भी है, b में b a कॉम्प्लीमेंट में भी है और b कॉम्प्लीमेंट में भी है. तो हमने क्या शो किया कि ये जो एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड वाले सेट में था हमने शो कर दिया वो एलिमेंट राइट हैंड साइड में भी है. इसका मतलब क्या हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड वाला जो ऑपरेशन है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ द राइट हैंड साइड पार्ट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. तो ये हमने एक पार्ट शो कर दिया. अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड वाले ऑपरेशन को शो करेंगे इट इज अ सबसेट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड पार्ट. नाउ लेट y is any element belongs to the right hand side part a complement intersection b complement में. अब इसी ऑपरेशन को हम रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि y जो है वो क्या है, y belongs to a complement and y belongs to b complement. ठीक है, अगर y a complement में है तो इसका मतलब y does not belongs to a and y does not belongs to b, क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट में है इसलिए a में नहीं है. अब y एक ऐसा एलिमेंट ना a में है ना b में है, इसका मतलब y does not belongs to a यूनियन b में नहीं है. इसका मतलब फिर ये क्या है, तो y belongs to a यूनियन
बी का कॉम्प्लीमेंट में है। ठीक है, अगर ए में नहीं है वाई बी में नहीं है, इसका मतलब ए यूनियन बी में नहीं है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था ना कि ए यूनियन बी में नहीं होता, तो इसका मतलब ए में भी नहीं होता है, बी में भी नहीं होता है, तो रिवर्स ऑर्डर में ही हो गया। और अगर वाई एक ऐसा एलिमेंट जो ए यूनियन बी में नहीं है तो कहाँ है, तो इसका मतलब वो उसके कॉम्प्लीमेंट में है। तो ऐसा करने से हमें क्या पता पड़ेगा, देयरफॉर वी कैन से दैट कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ये आ गया अपने पास राइट हैंड साइड पार्ट। तो वन वाला पार्ट जो है वो बोल रहा है कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, व्हाइल द सेकंड इक्वेशन जो बोल रहा है कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो अब हमने देखा कि दो सेट अगर एक दूसरे का सबसेट होते हैं तो इसका मतलब वो दोनों बराबर होते हैं। तो 1 and 2 implies that कि A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, और इस तरह ये hence this property gets proved. Similarly we can prove the second one also. सेकेंड वाला भी इसी तरह स्टार्ट करके कर सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर वेरी इजी टू प्रूव। वेन डायग्राम से भी कर सकते हो, या फिर अगर कोई एग्जाम्पल लेके करते हो तो वेरिफिकेशन को होता है, तो वेरिफिकेशन कैन बी डन बाय टेकिंग सम एग्जाम्पल ऑफ ए एंड बी लाइक दैट। अब इसकी कॉम्प्लीमेंट में जो सेकंड लॉ आता है, सेकंड लॉ जो है वो भी देख लेते हैं, वो क्या है। द सेकंड लॉ सेज दैट कि ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं। तो प्रूव कैसे करेंगे, इसी तरह दैट एक्स इज द एलिमेंट बिलोंग्स टू ए माइनस बी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। ये हमने जब डिफरेंस ऑफ टू सेट पढ़ा था तब हमने पढ़ा था। तो इसका मतलब क्या है, x बिलोंग्स टू a एंड x अगर b में नहीं है तो कहाँ है, x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट। तो x ऐसा एलिमेंट जो a में भी है और b कॉम्प्लीमेंट में भी है, इसका मतलब x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। तो ये आ गया फर्स्ट पार्ट। तो नाउ हम सेकंड पार्ट लेंगे इसका राइट हैंड साइड का। नाउ लेट y इज एनी एलिमेंट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। इसका क्या मतलब हुआ कि y बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट। इंटरसेक्शन का मतलब तो यही होता है। देन दिस इंप्लाइज दैट y बिलोंग्स टू a एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू b। ठीक है, अब what does this implies कि y belongs to a minus b, क्योंकि a में तो है b में नहीं है, इसका मतलब a minus b में। and this implies that कि अगर ये a तो y का एलिमेंट इसमें था, हमने शो कर दिया कि y का एलिमेंट a minus b में है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि a इंटरसेक्शन b का होल पार्ट जो है वो क्या हो जाएगा, सबसेट ऑफ a माइनस बी हो जाएगा। राइट, आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 में जैसे हमने ये शो किया था ना, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो जाता है कि x अगर ये इसका एलिमेंट है तो ये a माइनस बी वॉज सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। ये चीज़ है, तो इसको अपन मानेंगे इक्वेशन नंबर 1, इस वाले की बजाय इसको अपन मानेंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो 1 and 2 क्या इम्प्लाई है, तो देयरफॉर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज दैट a माइनस बी इसका सबसेट है, और 2 में हमने a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट को a माइनस बी का सबसेट प्रूव किया है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा, ये दोनों इम्प्लाई करेंगे कि ये a माइनस बी जो है दैट इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। तो दिस वे ये वाली लॉ भी प्रूव हो जाएगी। तो इसको इस तरह जब हम एक दूसरे सबसेट प्रूव करते हैं तो इसको बोलते हैं जनरल प्रूफ। Otherwise Venn diagram is also one of the way of proving the laws. Otherwise when we are taking the example, so that is called the verification. तो वो verification होता है। I hope it is clear to you all the laws of set operations. Okay, now we will take one question. Let A and B be any two sets. Using the properties of sets, prove that the first part is A minus B union B
is equal to A union B and the second part is A minus B intersection of B is null set। यानी ये भी एक तरह का सेट आइडेंटिटी है, लेकिन अब इसको प्रूव करने के लिए हमें जो अभी हमने लॉस पढ़ी है या प्रॉपर्टीज पढ़ी उसको यूज़ करते हुए हम इसको प्रूव करेंगे। तो सपोज हम लेते हैं प्रूफ ऑफ फर्स्ट पार्ट। तो लेफ्ट हैंड साइड ऑपरेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करके हम राइट हैंड साइड वाला पार्ट ले आएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, A माइनस बी यूनियन बी है। अब A माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, अभी हमने पिछली प्रॉपर्टी पढ़ी थी तो हमने लिखा भी था A माइनस बी कैन बी रिटन एज A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो दिस कैन बी रिटन एज A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, और यूनियन वाला B वैसा का वैसे लिख देंगे। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन है, यूनियन है, तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन में यूनियन कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू इंटरसेक्शन। तो ये क्या बन जाएगा, A यूनियन B, ये इंटरसेक्शन इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा B कॉम्प्लीमेंट यूनियन B। ठीक है, ये हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करी बाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। A यूनियन B एज इट इज इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट यूनियन B, यानी B और B के बाहर वाला पोर्शन दोनों को अगर कंबाइन कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा यूनिवर्सल सेट। अब A यूनियन B कोई भी सेट हो और उसका कॉमन पोर्शन यूनिवर्सल सेट के साथ, तो यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट होता है। तो जब भी हम कॉमन पोर्शन निकालते हैं ऐसे केस में, जब एक सेट दूसरे का सबसेट हो तो छोटा वाला सेट यानी छोटा वाला सेट ही इसका आंसर होता है। तो A यूनियन B इस यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, तो A यूनियन B ही इसका आंसर होगा, राइट। और A यूनियन B जो चाहिए था विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पार्ट। तो हेंस प्रूव द फर्स्ट क्वेश्चन। तो A माइनस बी यूनियन और B इज इक्वल टू A यूनियन B, ये हमने यहाँ पे शो कर दिया। क्लियर है बिल्कुल। अब चलो अच्छा सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट क्या है, A माइनस बी इंटरसेक्शन ऑफ B है। सेम वे A माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट लॉ है ये, इंटरसेक्शन ऑफ B, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B ऐसे ले सकते हैं। A एज इट इज B इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ये भी नहीं है, क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। और नल सेट हो जाएगा तो फिर क्या बन जाएगा हमारे पास, A इंटरसेक्शन नल सेट। A इंटरसेक्शन नल सेट क्या होता है, कॉमन पोर्शन में वापस नल सेट बन जाएगा। यहाँ पे हमने जो प्रॉपर्टी यूज़ करी थी कौन सी यूज़ करी थी, यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी यूज़ करी थी एसोसिएटिविटी, के कारण ये बन गया, और ये कॉम्प्लीमेंट लॉस के कारण ये बन गया, और ये तो विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पार्ट। हेंस इस तरह अपने पास ये प्रूव हो जाएगा। नाउ विल टेक वन मोर क्वेश्चन फॉर एनी सेट्स A B and C। इस बार 3 सेट काम में ले रहे हैं ना, पिछली बार वाले में 2 सेट लिया था। यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ सेट प्रूव दैट कि A माइनस ऑफ B यूनियन C इज इक्वल टू A माइनस B इंटरसेक्शन A माइनस C। और फिर सेकेंड केस में A इंटरसेक्शन B माइनस C इज इक्वल टू A माइनस C इंटरसेक्शन ऑफ B माइनस C, ये प्रूव करना है। तो चलो वैसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट का लेफ्ट हैंड साइड पार्ट क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पार्ट A माइनस B यूनियन C है। तो कॉम्प्लीमेंट लॉ में अगर A माइनस B होता तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, A माइनस की जगह इंटरसेक्शन और सेकंड वाले का कॉम्प्लीमेंट, तो B यूनियन C का कॉम्प्लीमेंट ले सकते हैं। यहाँ पे चाहे तो लिख दो, सिंस वी नो दैट A माइनस B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, ये वाली लॉ हमने यूज़ करी, ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करी। ठीक है, अब यहाँ पे हम A एज इट इज इंटरसेक्शन, यहाँ पे हम डी मॉर्गन्स लॉ लगाएंगे। तो B यूनियन C का होल कॉम्प्लीमेंट को क्या ले सकते हैं, B कॉम्प्लीमेंट, और यूनियन में क्या बन जाएगा, इंटरसेक्शन, और ये C कॉम्प्लीमेंट। अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे, ये वाला पार्ट इंटरसेक्शन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा, फिर ये वाला पार्ट इंटरसेक्शन वापस, और A इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। अब A इंटरसेक्शन B यानी ये वाली पार्ट का अपोजिट, तो A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट अगर A माइनस B आता है
तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख देंगे a माइनस बी। फिर ये वाला पार्ट एच टी, इसको क्या लिख देंगे a माइनस सी। तो आप देख लो ये राइट हैंड साइड बन गया कि नहीं बन गया। तो दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पार्ट, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड पार्ट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पार्ट, हेंस प्रूव। इसी तरह हम सेकंड का पार्ट भी कर सकते हैं। सेकंड पार्ट में कैसे करेंगे, ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पार्ट लिया हमने, लेफ्ट हैंड साइड पार्ट इज a इंटरसेक्शन b माइनस सी, ये है। वापस हम ये वाली लॉ यूज करेंगे जो पहले यूज करी थी। इसको क्या लिख सकते हैं, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। तो कौन सी लॉ है ये वाली, a माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होता है इसलिए। अब अगर इसमें आप इसमें भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ करें तो ये a, फिर ये वाला इंटरसेक्शन और ये सी कॉम्प्लीमेंट, फिर ये वाला इंटरसेक्शन बीच में आ जाएगा, फिर ये b इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। और फिर ये वाली लॉ वापस रिवर्स ऑर्डर में यूज़ करेंगे तो a इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट को हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस सी। ये इंटरसेक्शन वैसा का वैसा रह जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, b माइनस सी। और ये जो चीज़ है वो राइट हैंड साइड पार्ट आ गया, a माइनस सी और b माइनस सी। तो ये हो जाएगा राइट हैंड साइड पार्ट। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड पार्ट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पार्ट, हेंस। तो इस तरह अपने क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं प्रूविंग करने के लिए बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी। जो सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, तो इसलिए आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लें। तो आप प्रैक्टिस करोगे तो आप सारे तरह के क्वेश्चन निकालने आ जाएंगे आपको। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल। Practice this well and solve the questions of your exercise related to the given topic.